चल रहा है मॉनसून का, तो मुख्य रूप से इस दौरान हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है। वैसे भी धान पूरे विश्व में पैदा होने वाली फसलों में से एक है। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में अगर धान की खेती की बात करें तो यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी इसकी जबरदस्त पैदावार होती है। इसी क्रम में हम हरियाणा के किरवाड़ी गांव पहुंचे, जहां पर हमने जाना कि आखिर किस तरह यहां पर धान की खेती की जाती है। वैसे तो धान की कई वैरायटी होती है, लेकिन सबसे प्रमुख जो होती है वो है 11-21 वैरायटी का चावल, जिसकी पैदावार हरियाणा राज्य में ज्यादा की जाती है। सबसे पहले बात करें धान के पहले क्रम की, तो सबसे पहले इसकी पौध तैयार की जाती है, जिसको तैयार होने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। यह पौध मॉनसून से कुछ ही दिनों पहले लगाई जाती है। फिर बारिश के दौरान धान की रोपाई की जाती है, यानी बीज से जन्मे पौधों को एक एक करके खेतों में लगाया जाता है। धान की खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले गर्मी की जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताइयां और करके खेत को तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही मजबूत मेड़बंदी भी होनी चाहिए, जिससे खेत में बरसात का पानी अधिक समय तक संचित किया जा सके। वहीं अब अगर बात करें धान की फसल तैयार होने की जलवायु की, तो आपको बता दें कि धान की पैदावार ठंडे स्थानों की अपेक्षा गर्म स्थान पर अधिक होती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि धान और पानी का बहुत गहरा नाता है। इसकी फसल के लिए पानी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है वहां धान का उत्पादन अधिक होता है। साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश का भी धान की पैदावार में बहुत महत्व है। अधिक उपज के लिए धूपदार मौसम की जरूरत होती है। फिलहाल धान की खेती 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाती है और इसके उपज काटे जाने का समय अक्टूबर-नवंबर के बीच होता है। ये तो रही धान की फसल की जानकारी। अब आगे लिए चलते हैं राम कुमार जी के पास, जो हमें खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मौसम है बरसात का और धान की खेती का समय चल रहा है। ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि कैसे धान की खेती की जाएगी, उन्हें पता चले कि कैसे एक तरह से धान की ज़रूरत क्या होती है, उसमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। उस ज़रूरत को बताने के लिए हमारे साथ है राम कुमार यादव। मैं हूं गायत्री गुप्ता, मैं खड़ी हूं हरियाणा के कलमाड़ी गांव में, और हमें बताएंगे राम कुमार यादव जी कि आखिर मानसून में धान की खेती कैसे की जाती है। जी राम कुमार यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश का माहौल है, तो धान की खेती जब पीछे देख रही हूँ मैं, ऐसा लगाया आपने, तो कैसे की जाती है धान की खेती? धान की खेती जी, पहले पानी यहाँ पर नहरों का तो सिस्टम है नहीं, इसलिए ट्यूबवेल से हम पानी खेतों के अंदर डालते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इसको कल्टीवेटिंग करते हैं ट्रैक्टर से। उसके बाद इसको मैज लगाते हैं। मैज लगाने के बाद हम अलग से इसकी पौध सीड्स है वो अलग तैयार करते हैं। उनको तैयार करके और फिर उसको 25 दिन बाद, 25 दिन का जो पौधा हो जाता है उसको फिर हम खेत में एक एक सीड निकाल के उसका पौधा और पूरे खेत में, जैसे आप देख रहे हो ये लगा हुआ है, कम से कम 8-10 इंच के फासले के ऊपर एक एक पेड़ इसके अंदर हम लगाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीजों का प्रबंध कैसे करते हैं? जैसे कि कहते हैं कि धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। मान लीजिए अभी मानसून तो अब देख रहे हैं अच्छा है, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो? मानसून अच्छा नहीं हुआ तो हम ट्यूबवेल से बिजली के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर बिजली आती है तो हम ट्यूबवेल से हम पानी इकट्ठा करते हैं अपने खेतों में और फिर उसके बाद ये पौध लगाते हैं। जी, जैसा कि मैं देख रही हूँ, मैंने अभी अपने सामने देखा कि इन्होंने एक एक करके मज़दूरों ने यहाँ पे धान की वो फसल बोई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि मानसून बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और बहुत ज़्यादा फसलें कभी कभी बर्बाद हो, जैसे कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो गेहूँ की फसल ख़राब हो गई थी। तो ऐसे अगर धान की फसल ख़राब हो जाती तो फिर इसकी एक भरपाई कैसे करते हैं आप? इसकी भरपाई तो जी फसल नष्ट हो जाती तो किसान कर्जे में ही डूब जाता है। सरकार, हमारे एरिया में धान बहुत कम होती है, कुछ लिमिटेड लोग ही धान लगाते हैं, इसलिए यहाँ सरकार का धान के ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए हम खुद ही भुगतते हैं। वैसे सरकारी नीतियों की बात करूं तो सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं, जैसे कि अभी किसान कार्ड जारी किया है, तो उसके बारे में आपको कोई उसके बारे में आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की? उससे कहते हैं कि 50,000 रुपये किसान हर साल बचा सकता है। इस नीति के बारे में हमारे किसानों को अभी तक कुछ पता नहीं लगा है जी। अगर ये योजना यहाँ आएगी तो हम इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे।
राम कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि खेती कई तरह की होती है, एक जैविक खेती होती है, एक जो जुताई रहित होती है, एक संरक्षण खेती होती है, तो इन तीनों खेती में क्या अंतर है? देखो जी, जो बंजर ज़मीन होती है तो उसके अंदर तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे एरिया में बंजर ज़मीन बहुत कम है, कोई बाकी सारी सिंचाई की खेती है और हम सिंचाई पे ही निर्भर हैं और सिंचाई से हम अपना खेती का, हाँ, सिंचाई से बिजली पे डिपेंड है। अभी आपने प्रारंभिक दौर में एक बात की बंजर ज़मीन की, तो कैसे पता करते हैं कि ज़मीन बंजर है या उपजाऊ है? बंजर ज़मीन जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं होता, जैसे ये हमारे यहाँ बोलते हैं, ये जिस ज़मीन के अंदर पेड़ भी नहीं उगता है जी, और कल्लर भूमि कहते हैं, वो कल्लर भूमि है, वही खराब ज़मीन को उसको बंजर ज़मीन बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, वैज्ञानिक तकनीकी की बात करो तो कोई ऐसा उपकरण नहीं मौजूद है जिससे हम वाकई में किसान भाई जान सकें कि ये ज़मीन उपजाऊ है या बंजर है? ये हमारे जो कृषि विभाग के जो कर्मचारी है वो साल में एक बार यहाँ लोग बाग या तो अपनी मिट्टी खुद ले जाके उनके पास टेस्ट कराते हैं, इस खेत में किस किस चीज़ की कमी है वो लोग हमें बता देते हैं, उसी हिसाब से हम टेक्निक के जो बताते हैं कृषि विभाग वाले वही फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, डीएपी है, जो कुछ डालना है उनके हिसाब से हम अपने खेतों में डालते हैं, जिससे हमें अच्छी फसल उपज मिलती है। अभी हाल ही में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप वैज्ञानिक तकनीक की तो खेती करिए, लेकिन आप परंपरागत जो खेती है उसको भी बहुत अच्छे से करिए। जैसे कि मैं बात कर रही थी अभी जैविक खेती की, तो उसमें था कि उन्होंने कहा था मेड़ों पर आप खेत लगाएं, वैज्ञानिक तकनीक से करें, जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दिया। तो क्या वाकई में जैविक खेती इतनी सफल है? जैविक खेती यहाँ पर सफल नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन है फर्टिलाइज़र से, खाद जो और दवाइयों से इतनी मतलब हैबिचुअल हो चुकी है, और इसके अंदर अगर हम यूरिया और ये डीएपी डाल के जो पैदावार अगर 50 मन एक एकड़ में लेते हैं, अगर हम दूसरा खाद डाल के अपना गोबर का खाद या उससे डालेंगे तो उससे अधिक पैदावार होगी। मैं एक प्रश्न आपसे और जानना चाहती हूँ कि उसका उत्तर कि केचुआ खाद बहुत मैंने जाना पहचाना है कि उसकी बहुत फसल की बुआई और कटाई या फसल की जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसके बारे में बहुत उसका प्रयोग होता है, तो उसका क्या ऐसा कुछ है कि बता सकते हैं आप? हमारे एरिया के अंदर केचुआ खाद की अभी शुरुआत हुई है, 10% लोगों ने अभी बनाना शुरू किया है, तो इसका रिज़ल्ट कम से कम 1-2 साल के बाद ही हमें पता लगेगा इसका क्या रिज़ल्ट है। हाँ, जैसे कि कहते हैं कि एक जैसे कि मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें धान की अपनी खेती कर रखी है, उधर अभी कहते हैं मक्का का भी समय हो गया, मक्का भी बोई जाती है, हाँ जी, बाजरा की खेती की जाती है जी, तिलहन। तो जैसे कि इसमें हमने धान की खेती की, अभी गेहूं का समय आएगा तो इसमें सिर्फ धान की खेती करेंगे या गेहूं की खेती, मतलब वैरायटी लाते हैं? इसमें क्या है, कभी जैसे गेहूं की खेती है तो इस खेत में हम गेहूं भी लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं, दोनों, ताकि बदलाव होगा तो उससे अच्छी पैदावार मिलेगी। हाँ, हाँ। अगर मिट्टी की उर्वरता की बात करूं या उपजाऊ ज़मीन की बात करूं कि ज़मीन उपजाऊ है या मिट्टी में नमी कितनी है, तो कैसे पता करेंगे? ये मिट्टी में नमी तो हम अपने आप ही, किसान भाई अपने आप ही पता लगा लेते हैं कि भाई नमी है कि नहीं है। हाँ, इतना तो किसानों को एक्सपीरियंस है। बाकी खेत को मिट्टी वगैरह टेस्ट है हम वैज्ञानिक से कराते हैं, अपने कृषि विभाग के, वो यहाँ पर चेक करने आते हैं। अच्छा, जैसे कि खेती पे अगर बात करें तो बड़े किसान तो जो हैं उनके पास तो सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं उनके पास धन की कमी होती है, उनके पास ऐसे उपकरण मौजूद नहीं होते हैं कि वो अपनी खेती आसानी से कर सकें, और कभी कभी मानसून भी उन पर सितम ढा देता है क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में छोटे किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पहले तो बैल वगैरह रखते थे छोटे किसान, अपने खुद अपना कल्टीवेटिंग करके और अपनी खेती कर लेते थे, लेकिन अब ट्रैक्टरों से खेती करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, जिस किसान के पास बड़े ट्रैक्टर है उससे वो खेती करवाते हैं, हाँ, रेंट पे। हाँ, और गाँव में तो ऐसा है जैसे अभी ये खेती बुआई होगी, आगे 6 महीने बाद ये फसल उठेगी,
उस टाइम वो पैसा दे देता है उसका किसान का। और अगर मैं अभी जैसे कि मानसून पे ही फिर से आना चाहूँगी कि अगर मानसून की बात करूँ तो कभी कभी मानसून बहुत अच्छी फसल जो उपजाऊ फसल होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है, कभी कभी ख़राब भी होता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? आप लोग पे वैसे भी नकारात्मक असर पड़ता होगा क्योंकि आप किसान बहुत मेहनत से चीज़ों को बोता है, फिर मार्केट तक पहुँचाता है और जो हम तक पहुँचती है, हम जैसे आम आदमी तक। तो फिर कैसे अगर वो ख़राब हो जाए फसल तो उसका कैसे, उस समस्या का निवारण कैसे करते हैं आप? निवारण ऐसा है जी, अगर पूरे एरिया की फसल ख़राब हो जाती है तो सरकार से ऐड मिल जाती है गिरदावरी वगैरह करा के, और सरकार उसके लिए अभी जैसे हमारे यहाँ तो मुआवजा नहीं मिला, लेकिन जहाँ पर कम फसल बर्बाद हुई थी, यहाँ जहाँ ज़्यादा हो गई थी, सरकार ने सरसों के लिए 10,000 रुपया पर एकड़ और गेहूँ के लिए 12,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया है। तो अभी तो धान का समय है, तो धान पे सरकार कितना रेट देती है? धान का कोई फिक्स रेट नहीं है जी, नहीं। अगर बात करूँ ये जो खाद यूज़ की जाती है, बीज और खाद फसलों को उगाने में, तो वो कहाँ से लाते हैं? ब्लॉक का बहुत प्रचलन है गांव में, तो उसके थ्रू कैसे मिलती है आपको? देखो जी, हमारे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हाँ, जो कि हमें लोन देती है, खाद भी उपलब्ध कराती है, बीज भी उपलब्ध कराती है और खर्चे के लिए पैसा भी देती है। हाँ, मैं जानना चाहूँगी जो फसलों में जो कीटनाशक लग जाता है जिससे कि फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो इसका कैसे उपाय करते हैं कि सरकार ऐसी कोई चीज़ आपको उपलब्ध कराती है या अपना खुद से आप अपना कोई चीज़ें करते हैं? बाहर से दुकान से, मेडिकल स्टोर से हम कीटनाशक दवाइयाँ लाते हैं। हाँ, जैसा भी जो भी बीमारी इसमें धान में हो या किसी और दूसरी फसल में हो, हम कृषि विभाग से सलाह लेके उनसे दवाई वो लिख देते हैं कि ये दवाई आप इसमें यूज़ करो, वही दवाई हम जाके उस दवाई का छिड़काव खेतों में करते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे कीटनाशक है, खाद बीज है, और जैसे कि मार्केट में जब आपकी फसल, जैसे कि धान अभी बोया गया है, इसकी अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई की जाएगी, तो आप इसको मार्केट, तो फिर कैसे आपको पैसा मिलता है, कैसे इसकी मार्केट में आप कैसे अवेलेबिलिटी कराते हैं, कैसे उपलब्ध कराते हैं लोगों को? ऐसा जी, हमारे यहाँ पर एक तो धान की मतलब मंडी नहीं है, धान मंडी हमारे तावड़ू ब्लॉक में नहीं है। इसे हम नजफगढ़ या रेवाड़ी दूसरे शहरों में ले जाते हैं, और जो भी वहाँ पर बोली लगती है इसकी, जैसे जिसका धान अच्छा होगा उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसका हल्का होगा उसको कम पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से बोली लगती है धान की, व्यापारी बोली लगाते हैं और वहाँ से हमें नगद पैसा मिल जाता है, नगद पैसा। जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने धान की खेती लगा रखी, तो धान में भी कई वैरायटी होती है कोई, तो कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी? वैसे ये लगाया हुआ है जी, एक तो मुच्छल और 11-21 बनास्पति की वैरायटी हैं, दोनों यही लगाते हैं हम ज़्यादा। मुच्छल वैरायटी के बारे में कुछ बताएंगे? मुच्छल वैरायटी के उसका जो दाना है उसके ऊपर दो मतलब पहचान है उसकी, उसके ऊपर जैसे आदमी के मूंछ होती है, ऐसे 2 मूंछ के से दाने उगते हैं, तो उससे हमारे पहचान हो जाती है, मुच्छल वैरायटी है। ये है सादा जो हर एक चावल होता है उस तरह ये थोड़ा लंबा होता है और इस पर कोई ऊपर वो नहीं होता। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि छोटे किसान, जैसे कि अभी मैंने बात की, तो अगर वो आपसे धान की खेती के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी जानना चाहें कि कैसे उसकी स्टार्टिंग कैसे करते, कैसे उसका एक क्रम चलाते, तो क्रम के बारे में कुछ बताएंगे कि ऐसे से अगर किसान भाई करे तो बहुत अच्छा होगा? देखो जी, अब तो सरकार ने एक नई वो निकाली है मशीन, हम तो पानी भर के और जो पौध तैयार करके बीज लगाते हैं, लेकिन सरकार ने एक सीड मशीन लगाई है, उससे हम साथ साथ भी बिजाई कर सकते हैं। उससे एक तो हमें लेबर का खर्चा बहुत कम लगेगा। अगर मतलब कि कुल मिला के आप जैविक खेती पर निर्भर नहीं हैं, आप वैज्ञानिक तकनीकी की खेती पर निर्भर हैं? हाँ जी, वैज्ञानिक तकनीक पे हम निर्भर हैं। हाँ जी, हाँ। अगर वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जानना चाहूँ तो कैसे वैज्ञानिक तकनीक में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं आप? वैज्ञानिक तकनीक में तो हम हर 6 महीने बाद हम अपनी मिट्टी चेक कराते हैं वैज्ञानिक से, तो वो बता देगा कि भाई इस फसल के लिए ये उपयोग है मिट्टी, एक नहीं है इसमें, या किस चीज़ की कमी है, जो बताएगा कि इसमें यूरिया इतने % डालना है या ये अपना DAP इतना डालना है और सल्फ़र इतना डालना है, पोटाश इतना डालना है, जैसे भी वो बताएगा उस हिसाब से हम इसके अंदर वो खाद डालेंगे। और जो किस्म वो बता देंगे इस ज़मीन के लिए, जैसे गेहूं की भी कई किस्में हैं, और तो गेहूं की कौन सी किस्म इसमें बोनी है, और उसी हिसाब से हम
बोते हैं। आपने कहा कि आप इसके लिए वैज्ञानिक को बुलाते हैं, तो जैसे कि अगर छोटे किसान भाई हैं, अगर वो ना बुला पाए तो वो उनके लिए क्या करना चाहिए? ये जी गांव के अंदर हर साल 2-3 प्रोग्राम कृषि विभाग के प्रोग्राम होते हैं और वो हर चीज़ की जानकारी यहाँ पर देख के जाते हैं। ये 2-3 साल में प्रोग्राम ये कब होते हैं इसके बारे में? 2-3 साल में नहीं, हर साल में 2 बार, कम से कम साल में 2 बार, मतलब साल में 2 बार, मतलब 6 महीने के बाद या 6 महीने के पहले? हर 6 महीने में। हाँ, दोनों फसल से पहले कृषि विभाग के यहाँ आदमी आते हैं और पूरे गांव के बीच के अंदर आके बताते हैं भाई ये इस टाइम इस चीज़ फसल के टाइम है और ये फसल बोनी है आपने, और अपनी मिट्टी चेक कराओ, ये सब चीज़ की जानकारी वो देते हैं। अगर मैं सरकारी नीतियों पे आऊँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य सूबे में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या फ़ायदा आपको भारतीय आपकी खेती में मिलता है? क्या ऐसा वो आपको सहयोग कर रहे हैं? देखो जी, जैसे इस बार फसल नष्ट हो गई थी, पहले जो सरकार थी आज तक चौटाला की थी या कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इतना मुआवजा कभी नहीं दिया। जो मोदी सरकार ने, खट्टर साहब ने जो इस साल जो फसल बर्बाद हो गई थी, सरसों पे 10,000 रुपया पर एकड़ मुआवजा दिया है और गेहूं पे 12,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। उससे किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब कि आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि मुआवजा कितना, मतलब कि आप पिछली सरकार में जो मुआवजा दिया गया उससे आप संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे जी, बिल्कुल नहीं थे। कि जो मुआवजा मिला है उससे आप बहुत संतुष्ट हैं और अच्छा मुआवजा दिया है सरकार ने। हाँ, इससे किसान को बहुत राहत मिली। हाँ, तो मोदी सरकार तो बहुत ज़्यादा किसान, भारतीय कृषि और भारतीय किसान पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो उनकी कुछ नीतियाँ भी हैं, आपको उसका भी लाभ उठाना चाहिए। तो उसके बारे में अगर पता करना हो तो आप कैसे जाएंगे? फिर जैसा कि आपने कहा कि मुआवजा बहुत अच्छा दिया मोदी सरकार की, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो जी, एक तो मोदी सरकार ने समय पर गिरदावरी कराई है। समय पे गिरदावरी कराने के बाद मौका गिरदावरी हो गई है, उससे स्पष्ट हो गया भाई किसान को कितना नुकसान हुआ है। खेतों में जाके पटवारियों को भेजा गया है और वहाँ खेतों के अंदर उन्हें देखा है, और जैसे डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब है, अधिकारी लोग भी खेतों में जाके उन्होंने मौका गिरदावरी को लेके गए हैं, देखा है कि भाई फसल वास्तव में किसान की फसल नष्ट हुई है और उसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान को राहत मिले। जैसे कि अभी हाल ही में गेहूँ की फसल ख़राब हुई थी बेमौसम बारिश से, तो उस टाइम मोदी सरकार ने क्या सहयोग दिया था आपको? मोदी सरकार ने, देखो जी, हमारे एरिए में नुकसान कम था, इसलिए हमारे यहाँ मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। हाँ, कुछ लोगों का जो इसमें गेहूं में कई वैरायटी है, जो देसी गेहूं जिसने बो रखे थे उसकी तो फसल बिल्कुल नष्ट हो गई थी, लेकिन जो हाइब्रिड्स जो गेहूं की वैरायटियाँ हैं तो वो कुछ वैरायटी है जो गिरती नहीं बारिश में भी, तो इसलिए मतलब यहाँ पर 30% ही लोगों का नुकसान हुआ था, इसलिए यहाँ पर गिरदावरी पे भी ध्यान नहीं दिया और इसलिए हमारे यहाँ मुआवजा नहीं दिया। यानी कुल मिला के नीतियाँ अगर कहूँ तो किसकी अच्छी हैं? हाँ, मोदी सरकार की नीतियाँ अच्छी है। हाँ जी, किसान के लिए, किसान का हितकारी है, किसान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भारत को आज भी कृषि प्रधान देश के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, यानी खेती किसानी के सहारे आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी अपनी जिंदगी चलाती है। लेकिन बीते सालों में ये देखा गया है कि पढ़ लिख जाने के बाद भी देश के युवा खेती को लेकर उदासीन हो जाते हैं। उनकी सोच यही बन जाती है, अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या कोई प्रोफेशनल डिग्री की है तो उनका खेती से नाता खत्म हो चुका है। तमाम युवा ये तक सोचते हैं कि पढ़ लिख कर अगर खेती करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन इस धारणा को आज भी तमाम युवा किसानी करके गलत साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल जब हम हरियाणा के किरवाणी गांव में पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक ऐसे युवा से हुई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बड़े कद की डिग्री हासिल करने के बाद भी खेती की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इस होनहार युवा ने अपने काम से पढ़े लिखे युवाओं को ये संदेश भी दिया है कि अगर नौकरी के पीछे भागने की बजाय अगर अपने खेतों में पसीना बहाया जाए तो बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। दरअसल इस युवा को डिग्री करने के बाद भी अपने लिए कंपनियों में बेहतर स्थिति नहीं दिखी तो उन्होंने खेती की तरफ अपना रुख कर लिया। खेती की हर विधा में माहिर इस युवा ने उन तमाम युवकों को भी अच्छा संदेश दिया है जो अपनी खेती किसानी छोड़कर नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वैसे भी अगर अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद खेती को किया जाए तो इसको और भी बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। तो देश के वो युवा जो खुद को पढ़ा लिखा बेरोजगार कहते हैं, उनके लिए खेती शानदार विकल्प है। बस जरूरत है इस बात की कि वो मेहनत और लगन के साथ खेती करें। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट।
अमूमन ये धारणा है कि हमारे जो भारतीय युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनका खेती की तरफ रुझान कम रहता है। वो या तो एमएनसी में जॉब करते हैं या आईआईएम आईआईटी का सपना देखते हैं। लेकिन हमारे साथ एक युवा हैं आज़ाद यादव, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग से जॉब ना करके अपना एक खेती की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वो खेती की तरफ कैसे बढ़े। तो आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में कर रखी है, तो खेती की तरफ रुझान कैसा हुआ आपका? मैंने डिप्लोमा करने के बाद मैंने जॉब की है, और जॉब में मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिली और ना ही कोई आगे मेरे को इसका स्कोप दिखा, क्योंकि जॉब मेरे को मिल रही थी कॉन्ट्रैक्ट रोल पे, और इसलिए मेरा घर का फैमिली काम था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान दिया और ये उससे ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। उससे बेटर लगा। तो आपने जैसे कि बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पॉलिटेक्निक में रुझान घर का, तो क्या वहाँ पे ऐसा कोई आपको स्कोप नहीं दिखा? ऐसी क्या बात हुई कि आप खेती की तरफ बढ़े? एक तो बिना पैसे जॉब नहीं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रोल पे जो ले रही है कंपनियाँ, अपने बेस पर नहीं ले रही है, परमानेंट नहीं कर रही है। हाँ, इस वजह से मतलब उसमें 5-7 साल वेस्ट करना है और कुछ नहीं। 5-7 साल। आप खेती में कब से आए हैं और आपने अपना कोर्स कब कंप्लीट किया, कुछ बताना चाहेंगे? मैंने 2012 में पास आउट किया था, उसके बाद मैंने 9 महीने जॉब की है। हाँ जी, और उसके बाद मेरे को वहाँ कुछ कोई बेनिफिट नहीं हुआ, टोटल लॉस, टाइम का भी और मनी का भी, इसलिए मैंने अपना घर का काम चालू कर दिया वापस। जैसा कि मैं देख रही हूँ, मैंने आपको देखा वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे थे, आपने खेती में बड़ा वो धान वान की खेती देखा आप कैसे करा रहे थे, तो कैसे सीखा आपने? जैसे कि अभी आपको अमूमन अभी जॉब छोड़े तो बहुत ही 2-3 साल में, तो इतनी जल्दी आपने सीख लिया? ये मैं जब एनसीआर में वहाँ बहादुरगढ़ से मैंने कॉलेज से पास आउट हूँ, तो वहाँ बहादुरगढ़ में मैक्सिमम धान खेती हो रही है, तो वहाँ पे मेरे कुछ साथ के दोस्त थे, क्लास फेलो थे, उनसे मैंने थोड़ा देखा कि मैं भाई हमारे यहाँ किसी ने भी धान नहीं लगाई थी, फर्स्ट टाइम धान मैंने लगाई थी यहाँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं एक क्यारी लगाऊंगा, मेरे को पेड़ दो, पौध दो इसकी धान की। तो उन्होंने कहा कि भाई एक क्यारी क्या, आप 1 एकड़ तो लगा ही लो। फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके और लगाई, और उसके बाद ये टोटल सारा यहाँ पे धान लगने लगी है। जैसा कि आपने एक डिप्लोमा किया है, तो उसमें भी संघर्ष है, संघर्ष किसानी में भी है। मैं कहूँगी किसानी तो बहुत ही कहते हैं ना आसान तरीका नहीं है। मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पे खेती कितनी मुश्किल से की जा रही है, तो फिर वो तो आसान था, फिर इसमें आना मुझे बताइए ज़रा। एक तो उसमें हमें ये दिक्कत आ रही है, हर एक आदमी, ना तो उसमें कोई स्कोप था, कोई परमानेंट जॉब नहीं हुई है। ये कम से कम अपने घर का है, अपने घर है, परिवार में है, अपना बेनिफिट है। अगर बात करूँ जैसे कि कमाई की, तो कितना आप ऐसे कमा लेते होंगे क्या? मैंने साल भर में कम से कम 4-5 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। 4 से 5 लाख। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा कंपनी में मेरे को ये इतना नहीं मिलता। हाँ, और आगे मेरा ये जो काम है ये बढ़ ही रहा है। हाँ। तो अभी मैंने धान की खेती देखी, तो और आगे क्या विचार है खेती में, और क्या क्या नया करना चाहते हैं आप? अभी तो हमारे यहाँ जो मिट्टी है ये सिर्फ धान है, और जो दूसरी मिट्टी है रेतीली, उसमें हम बाजरा और तिल्ली लगाएंगे बस। अब जैसे कि आप एक युवा हैं, तो भारत और जो युवा हैं उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी खेती की तरफ आकर्षक हों और उनका रुझान बढ़े खेती की तरफ, जबकि वो उसे थोड़ा सा डिम मानते हैं कि खेती, मैंने इतना पढ़ लिख लिया तो मैं खेती क्यों करूँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे? खेती एक बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, लेकिन अगर किसी के पास अपना व्हीकल है, अपना कन्वेंस है, तो उसके लिए अच्छा है। जॉब से बहुत लाख गुना बेटर है। जैसा कि आपने कहा कि व्हीकल, आपके पास मैं देख रही हूँ आपके पास 2 से 3 ट्रैक्टर हैं, आपकी कितनी खेती है आते, लेकिन जो छोटे होंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे, वो कैसे करेंगे फिर? देखो, मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, टोटल इंटरेस्ट पे की थी, मेरे पास घर का पैसा नहीं था, टोटल इंटरेस्ट पे। उसके बाद अपना काम किया है, वहाँ से पैसा आया, अपना करते रहे, बस यही है। अच्छा, करते रहे। तो फिर अब जैसे कि जॉब छोड़ी, खेती करी, तो अचानक से जॉब की तरफ रुझान नहीं होता? जैसे कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं कुछ टर्नओवर नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर उधर बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, यानी खेती बहुत अच्छी लगी? खेती अच्छी है। अभी तक मेरा कोई कंपनी में कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, कोई जॉब में। अच्छा, और जैसे कि अगर खेती बढ़ाने की बात करूं, जैसे कि हमारी 70% जो भारतीय जनसंख्या वो खेती पे ही निर्भर करती है, और बहुत अच्छा टर्नओवर है इस खेती का, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या ऐसा कुछ कहेंगे आप एक युवा होने के नाते? देखो जी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं है जी। और मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करोगे तो कामयाबी।
तो फिर और क्या ऐसा एक मैसेज मैं आपके एक युवा लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, खेती की तरफ रुझान कहीं कम है, तो एक ऐसा मैसेज जो उनको दिल पे चोट करे? दिल पे चोट तो ये है जी, अगर कोई अच्छी बात, अगर सक्सेस होता है कोई बंदा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सक्सेस नहीं हो रहा है तो वो अपना शौक से करे, लेकिन मेहनत है। यानी कि अगर खेती है तो खेती ज़रूर करें। अगर उनके पास घर की खेती है तो अपने घर की खेती करे। अगर वो कहीं जॉब नहीं लग पा रही है, कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है बंदा, तो अपना घर का काम करे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ और युवा हैं जो आप हमारे पीछे खड़े हुए देख सकते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका खेती की तरफ रुझान क्यों हुआ। इतनी उन्होंने भी पढ़ाई कर रखी है, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका खेती की तरफ इस तरह से रुझान कैसे हुआ। कंपनी में भी गए थे काफ़ी दिन, लेकिन वहाँ पे कोई अपना फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ही था। फिर अपना घर की खेती थी, उसमें ध्यान लगाया, रुचि लगाई, मेहनत की। उसके बाद कुछ टाइम रेट भी अच्छा मिला, फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें कुछ लॉस भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। लॉस और फ़ायदे की बात की, तो क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? ये जी सरकार के ऊपर बात है। जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम तो भाव था धान का अपने यहाँ पे 4500 के लगभग मान लो, और अब मोदी सरकार आते ही उसको किसी ने ख़रीदा ही नहीं, तो इसमें पिछले बार तो टोटल लॉस ही था। तो इस वजह से सरकार के ऊपर बात है, यदि वो महंगा खरीदती है तो इसमें बचत है। और हम ये कहेंगे सभी भाइयों से, अपने घर की खेती है तो करो, यदि नहीं है तो भी अपने एरिया में खेती करो। अच्छा, कि जैसे कि आपने सरकारी नीतियों की बहुत वो करी कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों से आप बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल में ये है जी, अब तो ये लगा लो, किसी टाइम तो 1 किले का धान बिकता था 50,000 का, अब बिक रहा है 5 किले का 50,000 का, और ख़र्चा मेहनत इसमें ज़्यादा है, आप देख रहे हो। तो इस हिसाब से हमारी सरकार से गुजारिश है कि उसको थोड़ा सा देखे, किसानों की तरफ देखे। वाकई में बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी खेती की तरफ रुझान है, अपने घर की खेती है, और उसको बढ़ाने के भी बहुत अच्छे उपाय बताए। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे भारतीय युवा से गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा खेती की तरफ रुझान बढ़ाएं और अच्छी तरह से खेती करें, ताकि हमारे जो देश जो युवाओं का है, मोदी सरकार भी कहती है कि युवा देश का भविष्य है, तो युवाओं को भी काफ़ी कुछ खेती की तरफ अपना रुझान दिखाना चाहिए, वनस्पत की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के।